आज के वीडियो में हम लोग सर्कल टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स। जेईई में अक्सर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के पैटर्न पे कुछ एडवांस के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा जाएगा। आप लोग वीडियो को रोकेंगे, पॉज करेंगे, क्वेश्चंस नोट करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर आगे वीडियो बढ़ा करके क्वेश्चंस को देखेंगे। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस लगभग सर्कल में जितने भी सब टॉपिक्स हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे। इसी तरीके से फिर सर्कल के बाद से कोनिक सेक्शन है या इसके पहले स्ट्रेट लाइन वगैरह है, उस पर भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो प्रॉपरली आपको इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है और फिर इन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखना है कि कैसे किया जा रहा है। मे बी कि यहाँ जो एक पैटर्न बताया गया या जो एक मेथड बताया गया उससे बेटर मेथड भी हो सकता है या उससे लेंदी मेथड भी हो सकता है। जो भी मेथड्स आपके दिमाग में आते हैं आपको सारे मेथड्स ट्राई करने हैं। किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप मान लो सपोज करो किसी मेथड से क्वेश्चन को करते हो अदर देन यहाँ जो मेथड बताया जा रहा है उसके अलावा, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर लें या कंसल्ट कर लें कि वो मेथड जो आपने किया आंसर भले आ गया हो बट वो कितने % सही है या गलत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस पे हम कोई मेथड यूज़ करते हैं, क्वेश्चन लग जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, बट जनरली वो मेथड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अलावा बाकी क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ऐसी भी चीज़ें, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे उनको नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड बताएंगे, यही आखिरी मेथड नहीं होगा हर क्वेश्चन को करने का। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करते रहिए, वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिएगा क्वेश्चन नोट करने के बाद से और उसके बाद जो है सोल्यूशन फिर देखिएगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन समझ भी लें एक बार फिर ट्राई करें। रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from the point A0 to the circle x square plus y square is equal to 1 satisfy pi by 2, थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 से बड़ी है, पाई से छोटी है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसका पहले मतलब समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका एक सर्कल हो गया। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 दी हुई है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 0। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट है A0, इस A0 पॉइंट से हमें इस सर्कल पर 2 टेंजेंट्स खींचने हैं। अब वो पॉइंट A0 होगा कहां, तो यहां देखो पॉइंट में एक थोड़ा सा चीज आसान कर दिया है, A0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ। A0 कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है वो एक्स एक्सिस पर ही होगा। पहली शर्त तो ये हो गई, मतलब ये A0 पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर, और उस पॉइंट से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट खींचना है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई कि वो जो पॉइंट होगा वो 1 के बाद होगा या -1 के इस साइड होगा, यानी वो पॉइंट या तो इधर की तरफ लाई करेगा या तो इधर की तरफ लाई करेगा। बीच में तो लाई कर नहीं सकता, क्योंकि बीच में अगर वो पॉइंट लाई कर जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में आप पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि सर्कल के इंटरनल पॉइंट से सर्कल पर कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। यहां बोल रहा है कि 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, इसलिए ये 100% श्योर होना चाहिए कि वो टेंजेंट जो ड्रॉ हो रहा है वो सर्कल के बाहर के पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है। मतलब ए का कुछ पार्ट तो अपने को समझ में आ गया कि ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी या तो फिर ए की वैल्यू लेस देन -1 होगी। अब इन दोनों में से कोई एक ही होगी, या तो 1 से बड़ी होगी, यानी या तो इस 1 के बाद होगी या तो इस -1 के उधर होगी। 1 और -1 पर भी नहीं हो सकता। 1 और -1 पे अगर ए लाई कर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाओगे, आप केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। सर्कल पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इसलिए हमने यहां पर ए ग्रेटर देन 1 लिया और ए लेस देन -1 लिया। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में।
तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ए इधर और इधर ही होगा कहीं पर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं उन पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है थीटा का। ये जो थीटा दिया हुआ है, ये थीटा क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज कर लो कि अपना ए यहां पर है, 1 मिनट के लिए ऐसे ही ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहीं पर भी ले लो, यहां पे ए ले लो, तो यहां पर इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा थीटा अगर है तो इस थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन π/2 होगी और लेस देन पाई होगी। इस क्वेश्चन को फटाक से अगर करना चाहते हो 1 मिनट के अंदर, तो एक थोड़ा सा दिमाग में एक चीज दौड़ाओ कि थीटा जो एंगल है टेंजेंट्स के बीच का वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। आपको शायद ये पता होगा कि कभी भी दो टेंजेंट्स के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाए, दो टेंजेंट्स के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाए, तो ये पक्का है कि वो जो पॉइंट होता है वो उस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है। ये पता होगा, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल। मतलब अगर ये थीटा 90 डिग्री होता तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये पॉइंट, जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो पॉइंट इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता। ठीक है, बट यहां पर बोला है कि थीटा की वैल्यू π/2 है नहीं, π/2 से बड़ी है। अब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है मतलब अब सोचो, अगर तुम इस पॉइंट को इस साइड ले जाते हो और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो यहां पे जो टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे ये एंगल इस एंगल से छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे इस पॉइंट को तुम पीछे बढ़ाते जाओगे, ये बीच का एंगल छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे ये पॉइंट तुम्हारा इस साइड की तरफ टेंड होगा, थीटा बड़ा होगा, यहां थीटा तुम्हारा बढ़ता रहेगा, और इधर की तरफ जाओगे तो थीटा तुम्हारा घटता रहेगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। यहां पर बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब हमारा जो पॉइंट हो वो इस पॉइंट के अंदर होना चाहिए। इस पॉइंट के अंदर होने का क्या मतलब है, इस पॉइंट के अंदर होने का मतलब है कि ये जो डायरेक्टर सर्कल वाला पॉइंट है, इस डायरेक्टर सर्कल के इनसाइड ये पॉइंट लाई करना चाहिए, और इसकी शर्त तो हमने पहले ही बता दी कि इसके बाहर रहेगा। तो अब ये बताओ कि ये डायरेक्टर सर्कल वाला पॉइंट ये होगा कौन सा। तो किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ये हमको पता है। किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल अगर लिखना है तो सेंटर तो सेम होता है डायरेक्टर सर्कल का, तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x² + y², ये डायरेक्टर सर्कल है। और रेडियस क्या होती है, इस सर्कल की रेडियस का √2 टाइम्स। ये पता होगा, अगर इस सर्कल की रेडियस a है तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस √2a होगी। तो इस सर्कल की रेडियस 1 दी हुई है, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। ये डायरेक्टर सर्कल हो गया। अब ये जो डायरेक्टर सर्कल हुआ, ये डायरेक्टर सर्कल हमारा कैसे जाएगा, तो यहां पर ये -√2 0 से पास करेगा, और यहां पर ये √2 0 से पास करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो पॉइंट A है वो इस √2 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा चाहिए, और इस 1 के बाहर होना चाहिए, जो हम पहले समझा चुके हैं। तो इसका मतलब अब हमारे A की वैल्यू इस -1 से इस √2 के बीच में होगी, या इस -1 से इस -√2 के बीच में होगी। पॉइंट हम इधर से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम इस साइड से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला है कि केवल उधर ही से ड्रॉ करना है। अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि A पॉजिटिव है तब हम केवल ये लेते, अगर बोला होता A निगेटिव है तो हम केवल ये लेते। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि A पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी π/2 से ग्रेटर के लिए हमारा पॉइंट इसके इधर होगा या इसके इधर होगा। तो अब A के लिए हमको ये पोर्शन मिला और ये पोर्शन मिला, मतलब A की वैल्यू -√2 से
-1 हो सकती है और 1 से √2 हो सकती है। कौन सा ऑप्शन है जो ए की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है? तो ऑप्शन डी इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक डायरेक्ट अप्रोच था इस क्वेश्चन को करने का। इसके अलावा भी मेथड्स हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, नोट करिए फटाक से सभी लोग और नोट करके वीडियो पॉज करके और ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, 2 सर्कल हैं, रेडियस एक की 4 दी हुई है और एक की 1 दी हुई है। दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो दोनों सर्कल पे होगा, उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक बार ट्राई करते हैं, फिगर बनाते हैं इसका। एक सर्कल है, इसकी रेडियस 4 दी हुई है। एक दूसरा सर्कल है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसकी रेडियस 1 दी हुई है। ये दोनों सर्कल जो यहां पर दिए हुए हैं, इन दोनों सर्कल पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ये वर्ड आ रहा है यहां पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहां पे हम आपको बता दें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है। किसी भी 2 सर्कल पे खींचा गया ऐसा टेंजेंट जिसके एक ही साइड में दोनों सर्कल लाई करते हो। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास अगर एक टेंजेंट है इस सर्कल का, तो इस टेंजेंट के दोनों सर्कल एक ही साइड है, ठीक है, इसलिए इस टेंजेंट को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक टेंजेंट देखो ये भी हो सकता है, इसको नहीं नोट करना अभी, ऐसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये टेंजेंट भी एक हो सकता है, बट इस टेंजेंट को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस टेंजेंट के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सर्कल इसके एक साइड है, दूसरा सर्कल इसके दूसरे साइड है। तो ऐसे टेंजेंट को इनडायरेक्ट टेंजेंट बोला जाता है या इंटरनल टेंजेंट बोला जाता है। और ऐसा टेंजेंट जिसमें दोनों सर्कल उस लाइन के या टेंजेंट के एक ही तरफ हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उस टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां पर ये तुम्हारा एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। एक और भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो सकता है इस तरीके से। ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो हैं, इन दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा है। थोड़ा फिगर को और सीधा बना लो, थोड़ा सा ये लाइन कर्व्ड हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एंगल दिया हुआ है थीटा। ये सेंटर है, ये सेंटर है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होते हैं दोनों, उनकी एक खासियत होती है कि उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दोनों सेंटर C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन पर ही लाई करता है, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट यहां पर है, ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी पॉइंट से C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन भी जाएगी। हालांकि यहां जरूरत नहीं है, बट ओरल हम आपको एक चीज समझा देते हैं कि ये जो पॉइंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ये पॉइंट C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन रेशियो R1:R2। यानी अगर मान लो तुमको इस सर्कल का सेंटर पता है, इस सर्कल का सेंटर पता है, इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस पता है, और तुमको अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट होगा? ये पॉइंट इस C1 और C2 दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को ये पॉइंट डिवाइड करता है। अब चूंकि C1 C2 के बाहर ये पॉइंट है, तो कैसे डिवाइड करता है?
एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और हम लोग जब डिवीजन पढ़े थे तो वहां दो चीजें पढ़े थे सेक्शन फार्मूला में, एक्सटर्नल और इंटरनल, साथ में एक चीज था रेशियो क्या होगा, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर सपोज कर लो इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस अगर r2 है तो ये r1 और r2 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप उसको प्रूफ भी कर सकते हो, ये जो ट्रेंगल आपके सामने दो दो बनेंगे दोनों सिमिलर ट्रेंगल हैं, उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा। खैर यहां इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। बाकी ये सारी चीजें हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं सर्कल में कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं या क्या किए जाते हैं, इन पे चर्चा हुई है। यहाँ क्वेश्चन में जो कह रहा है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये वाला लंबाई 4 दिया हुआ है, ये वाला लंबाई 1 दिया हुआ है, हमको मान लो कि साइन थीटा निकालना है। चलो हम आधे की बात करते हैं, ये वाला एंगल शायद θ/2 होगा, सब लोगों को क्लियर होगा। ये पूरा अगर थीटा है तो ये हाफ एंगल θ/2 हो जाएगा। इस θ/2 की अगर बात करें और हम देखें कि यहां से लेकर यहां सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू 5 हो जाएगी, पक्का है। क्यों 5 हो जाएगी, इसलिए 5 हो जाएगी कि ये 4 हो गया रेडियस और इसका रेडियस 1, दोनों ऐड कर दिया तो ये 5 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो बहुत सारे यहां पे प्रोसेस हैं इस क्वेश्चन को करने के। हमने एक फार्मूला और बताया था इसकी लंबाई निकालने का। सपोज कर लो ये ए है और ये बी है। आप देखो आप ए बी की लंबाई निकाल सकते हो क्या। ए बी की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला हमने बता रखा है, वो क्या होता है d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। d² क्या है यहाँ, d है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। रेडियस का डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 1 का 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 16, यानी इसकी वैल्यू 4 आ गई। यानी ए बी की जो वैल्यू आई वो 4 आ गई, ये ए बी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रेंगल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस ट्रेंगल में अगर हम इस पॉइंट को कुछ मान लें, इसको ए बी माने हैं, C1 C2 माने हैं, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए M मान लेते हैं। इस पॉइंट M से अगर इस ट्रेंगल में कुछ लिखना चाहें और हमें बोला जाए कि ये वाला 1 है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम थोड़े देर के लिए इस वाली लेंथ को x मान लें तो हम यहां इस पर्टिकुलर ट्रेंगल में एक चीज लिख सकते हैं, tan θ/2 इज इक्वल टू, बहुत सारे प्रोसेस है आप किसी से करो। हमको चूंकि यहां पे साइन थीटा निकालना है, हम यहां tan थीटा इसलिए निकाल रहे हैं tan θ/2 क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हम tan θ/2 के फॉर्म में जानते हैं। हम साइन थीटा का एक फार्मूला भी जानते हैं, 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अगर हमको tan θ/2 मिल जाता है तो इसमें tan θ/2 के प्लेस पे रख देंगे तो हमको डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हम ये ट्राई कर रहे हैं। आप इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे मेथड है, किसी भी मेथड से जा सकते हो। आप डायरेक्ट साइन थीटा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर हमने इसको x सपोज कर लिया तो tan θ/2 की वैल्यू बता दो क्या होगी। यहां से ये θ/2 है तो हम जानते हैं कि tan में क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस x हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। यही सेम मेथड अगर इस बड़े वाले ट्रेंगल के लिए देखा जाए, ये हमने किस ट्रेंगल में बात किया, इन ट्रेंगल BC2M में। अगर हम बात करें इन ट्रेंगल AC1 और M में, तो इस ट्रेंगल में भी हम अगर tan θ/2 लिखने की कोशिश करें तो यहां पर tan θ/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे tan θ/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया 4 और ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई, यहां से यहां तक लेकर बेस, ये तो हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर है तो यही बेस होगा। कितना हो जाएगा, 4 + x। ठीक है, अब अगर ये 1/x हो गया और ये 4/4 + x हो गया तो ये दोनों tan θ/2 सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल कर लो।
तो क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 4/4 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। x की वैल्यू हमको 4/3 अगर मिल जाएगी, यहाँ पे रख देंगे तो हमको ये बताओ कि tan θ/2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चा? tan θ/2 की वैल्यू मिल जाएगी 3/4। अब tan θ/2 की वैल्यू अगर 3/4 हम इस फार्मूले में लिख दें, चूंकि हम जानते हैं sin θ इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3/2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 25/16। इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 25 इंटू 16। अब ये तुम्हारा 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24/25। ये वैल्यू आ गई किसकी? साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू 24/25। देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ट्रू है। इससे बढ़िया मेथड भी था इसको करने का, हमने बिल्कुल सिंपल वे में इसको लेके चला कि दिमाग में कुछ नहीं आया। तो ये फार्मूले का यूज भी आपको बता दिया क्लास में हमने। एक्सटर्नल लेंथ और इंटरनल लेंथ के लिए जो फार्मूला बताया था, जनरली कई बार बोला जाता है कि नहीं ये सिलेबस में नहीं है या इसके लेंथ की जरूरत नहीं है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में ये इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इन सारे फार्मूलों को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इनकी लेंथ वगैरह आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसे ही इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ का भी फार्मूला बताए हुए हैं, d² - r1 + r2 का स्क्वायर। तो ये दोनों इसको अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को किया। इसके अलावा भी डायरेक्ट साइन थीटा निकालने के और मेथड्स थे, नोट कर लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, chord of contact of tangents drawn from a point on the circle x² + y² is equal to a² to the circle x² + y² is equal to b² touches the circle x² + y² is equal to c², then ABC are in AP, GP, HP, AGP। ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का कुछ पार्ट लेकर के और सर्कल का कुछ पार्ट लेकर के, मैंने क्वेश्चन सर्कल का है, ऑप्शन हमारा सीक्वेंस सीरीज का है। क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। इस तरह से मिक्स्ड क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा किसी दूसरे चैप्टर से कोरिलेट नहीं किया जाता। आपस में ही इनमें 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट हो जाते हैं। फिर भी ये कई बार थोड़ा बहुत यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शंस या कई बार कैलकुलस से भी इसको रिलेट करता है। यहाँ पे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस उस टाइप का भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं ताकि अगर किसी को कहीं हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें उसको ध्यान से, अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन पढ़ दिया हमने। अब क्वेश्चन को देखना है क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस सर्कल पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, किस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस सर्कल पर, और उसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो इस सर्कल को टच कर रहा है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि यहां पर एक सर्कल है। हर सर्कल के साथ एक चीज ध्यान में रखना, सबका सेंटर ओरिजिन ही है। एक अंदर दूसरा सर्कल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सर्कल है बाहर वाला x² + y² इज इक्वल टू a², चूंकि इसके पॉइंट से टेंजेंट खींचना है तो जाहिर सी बात है ये इसके बाहर होगा। और ये जो सर्कल है तुम्हारा x² + y² इज इक्वल टू b², चूंकि टेंजेंट हमको किस पर खींचना है, x² + y² बराबर b² पे। कहां से टेंजेंट खींचना है, तो इसके पॉइंट से। तो इसके पॉइंट से अगर इस पे टेंजेंट खींचना है तो जाहिर सी बात है कि इसका पॉइंट इस सर्कल के बाहर होगा, यानी ये बाहर वाला सर्कल हो गया। अब इसके इस पॉइंट से हमने इस सर्कल पर 2 टेंजेंट खींच दिया, एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमने ये टेंजेंट खींचे
तो हमको इन दोनों टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिला। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पता होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे हम दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों के कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो कॉर्ड मिलता है, दैट कॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब कह रहा है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो इस सर्कल पर टेंजेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब ये सर्कल इसके भी अंदर चला गया। तो अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को ये टेंजेंट का काम कर रहा है। ये फिगर बना आपका। ये अंदर वाला सर्कल हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या क्या है, ध्यान से देखो। इस सर्कल का एक पॉइंट लेना है, इस सर्कल पे टेंजेंट खींचना है, फिर उन टेंजेंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करना है, फिर वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इस सर्कल का टेंजेंट बना देना है। काम खत्म हो गया। अब देखो इस चीज को सीक्वेंस में लेके चलते हैं। हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, इस पॉइंट को कुछ मानने जा रहे हैं। तो चूंकि ये पॉइंट हमारा इस सर्कल पे लाई कर रहा है तो हम इस पॉइंट को a cos थीटा और a sin थीटा मान सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने पॉइंट सपोज कर लिया। तुम किसी और फॉर्म में भी सपोज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। किसी भी फॉर्म में सपोज करोगे रिजल्ट आएगा। अब अगर ये पॉइंट हमारा हो गया, हम थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को P पॉइंट मान लेते हैं। इस P पॉइंट से इस सर्कल पर हमने टेंजेंट खींचा तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा? तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन हमको मालूम है क्या होता है। चूंकि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है T इज इक्वल टू 0 और T हमको पता है क्या होता है। अब पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है a cos थीटा a sin थीटा। सर्कल कौन सा है जिस पर टेंजेंट खींचा गया है? वो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट खींचा गया तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट T बराबर 0 होगा। T बराबर 0 का मतलब हम जानते हैं T कैसे मिलता है। T मिलता है एक्स स्क्वायर को x x1 से रिप्लेस कर दिया जाता है, वाई स्क्वायर को y y1 से, और बी स्क्वायर हो गया। x1 y1 किसको बोलते हैं? जिस पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया। यहाँ पर x1 y1 की जगह ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? a cos थीटा x प्लस a sin थीटा y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया किसका? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का। इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को हम थोड़ी देर के लिए कुछ सपोज कर लेते हैं। मान लो इसमें हमने इसको ए बी मान लिया, तो ये किसका इक्वेशन हो गया? ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। अब ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन इस अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट का काम कर रही है। इस अंदर वाले सर्कल पर ये ए बी टेंजेंट का काम अगर कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि इस सर्कल के सेंटर से इस ए बी पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उस परपेंडिकुलर की लंबाई इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। इस सर्कल का रेडियस कितना दिया है बच्चे? सी दिया हुआ है। अब इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसकी लंबाई को सी के बराबर कर दो, क्योंकि कंडीशन कर रहा है कि ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो ये हमारा जो ए बी लाइन है, यही लाइन हमारी क्या बन चुकी है? अब टेंजेंट बन चुकी है। अगर ये टेंजेंट बन गई है तो क्या होगा इससे? यहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इसको हम थोड़ी देर के लिए O पॉइंट मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं। OL, OL क्या होगा? OL होगा तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम O। OL क्या है? OL तुम्हारा है C के बराबर, रेडियस के बराबर। और OL मतलब क्या है? ये OL जो है वो इस O पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम O इज इक्वल टू C। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इसका? जल्दी बोलो। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ड्रॉ करेंगे तो मॉड माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब यहां से होल स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दो।
या तुम यहां से ये बी स्क्वायर है माइनस बार लगा हुआ ये निगेटिव है, तो तुम चाहो तो इस माइनस को हटा करके यहां से मॉड मिटा भी सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन गई। मॉड इसीलिए लगाया जाता है कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये अंडर रूट तो ऐसे ही निगेटिव नहीं है, बी स्क्वायर ऐसे ही निगेटिव नहीं है, तो ऐसे ही ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, मॉड हम डायरेक्ट हटा सकते हैं माइनस के साथ। अब यहां पर ये नीचे वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, अगर इसमें से ए स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमको बाहर ए मिलेगा और अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब ये पूरी वैल्यू को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू सी, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से शायद आपको पता चल गया होगा कि ए बी सी किस में है, जीपी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।